Hello and good morning everyone. Welcome in the class of Business Studies. So students, in our previous class we have started the most important part of our chapter number 9, that was capital structure. Till yet we have discussed about the concept of capital structure and the concept of financial leverage and the initial 2-3 factors that affect the capital structure of any organization, right? I'm repeating the part for once. Capital structure is the ratio of debt and equity in overall capital. और इसमें हमने सबसे important ये पढ़ा कि organization को ज्यादा debt लेना चाहिए अपने capital structure में या नहीं लेना चाहिए, ये वो बहुत सोच समझ के decide करती है, because if ROI is greater than rate of interest, then more debenture increases the earning of equity shareholders, right? और अगर ROI कम है rate of interest से, तो more of debenture will decrease the earning of equity shareholder. तो इसलिए बहुत सोच समझ के ये decide करना चाहिए कि whether the organization is supposed to involve more debt in capital structure or not. फिर हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी. अगर बहुत बढ़िया है कैश फ्लो पोजीशन, यू कैन गो फॉर डेट, अदरवाइज यू शुड गो फॉर इक्विटी, क्योंकि आप अगर डेट लेते हैं तो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आईसीआर आपकी अर्निंग आपके इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करती है. अगर हाई आईसीआर है तो यू कैन इशू मोर ऑफ डिबेंचर, और अगर आईसीआर लो है तो आप ज्यादा डिबेंचर इशू नहीं कर सकते हैं. अब हमें करना है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. देखिए ये आईसीआर से एक स्टेप आगे है. आईसीआर तो सिर्फ इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को कवर करता है, लेकिन डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो बताता है कि आपकी जो अर्निंग है वो आपके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट से कितनी ज्यादा है. यानी जो बोरोइंग आपने करी है वो बोरोइंग की अमाउंट और जो इंटरेस्ट आपको पे करना है उस इंटरेस्ट की अमाउंट, इन दोनों को आपकी अर्निंग कितने टाइम्स कवर करती है, हमें ये देखना है. तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा इससे रिलेटेड, लेकिन ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. डीएससीआर कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पेमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट आपके पास बचा है वो, फिर इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. डेप्रिसिएशन को आपने प्रॉफिट में से माइनस तो किया था, लेकिन एक्चुअली डेप्रिसिएशन नाम से कोई एक्सपेंस आपके यहाँ पे हुआ नहीं है, तो हमें डेप को दोबारा ऐड कर देना है. फिर इंटरेस्ट ऐड कर देना है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे अर्निंग हमारे इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर करती है. और इसके अलावा अगर आपने कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया है पुराने ईयर के, तो उसको भी ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली तो आपके पास कैश पड़ा है, ये पैसा तो आपके पास से गया नहीं है, राइट? आगे देखिए, आप इसको डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपको बाद में देना है, हम देखेंगे, क्योंकि ये भी कंपल्सरी है, आपको पे करना पड़ता है. अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो फिक्स रेट से. तो मैंने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ले लिया, इंटरेस्ट अमाउंट ले ली जो मुझे डेट पे देनी है, और रीपेमेंट ऑफ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ले लिया, और मैंने क्रॉस चेक किया कि मेरी अर्निंग इनको कितने टाइम ज्यादा क्रॉस करती है. अगर डीएससीआर हाई है, यानी मुझे अगर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन से 100 टाइम्स ज्यादा अर्निंग हो रही है, 200 टाइम्स ज्यादा अर्निंग हो रही है, या मैं कहूँ 20 to 30 टाइम्स भी ज्यादा हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मोर ऑफ डिबेंचर इशू कर सकती हूँ, या फिर मोर अमाउंट बोरो कर सकती हूँ. बट अगर ऐसा नहीं है, डीएससीआर लो है, तो मैं ज्यादा बोरोइंग नहीं कर पाऊंगी. उस कंडीशन में मुझे ज्यादा इक्विटी लेना चाहिए. ROI हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था. ROI, if ROI is more than rate of interest, then we can prefer more of debt, right? क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो आराम से आप बोरो कर सकते हो. बट अगर ROI कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, then you should avoid debt. ये हमने पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन के साथ किया है, तो इसकी रीडिंग नहीं ले रहे हैं. कॉस्ट ऑफ डेट, अगर डेट आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो आप डेट अरेंज कर सकते हो. इक्विटी के साथ कंपेयर करो, अपने ROI को ऑब्जर्व करो, और आपको लग रहा है कि आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आराम से काम कर सकते हैं, आराम से मैनेज कर सकते हैं, डेट अरेंज कर सकते हैं, तो आप मोर ऑफ डेट ले सकते हो. आगे आ जाइए, टैक्स रेट. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट ऑल्सो. ये कह रहे हैं कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो टैक्स फ्री है, कंपनी को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है. तो अगर टैक्स की रेट हाई है तो आप डिबेंचर ले सकते हो. बट इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड आपको देना पड़ रहा है उस पे टैक्स लगता है.
उस पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो अगर टैक्स की रेट हाई है तो आप इक्विटी शेयर तो प्रेफर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उसके डिविडेंड पे आपकी कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। तो आप टैक्स रेट को एनालाइज करोगे, हाई टैक्स रेट है तो डिबेंचर विल बी चीपर सोर्स। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड वाले पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में, हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड to debt security holders is subtracted from income before calculating tax, whereas companies have to pay tax on dividend paid to shareholder. shareholder को जो dividend दे रहे हो उस पे टैक्स लगेगा, लेकिन डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो हाई टैक्स की रेट है तो हम डिविडेंड देना अवॉइड करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम शेयर्स कम इशू करेंगे एंड वी शुड गो फॉर डेट। तो वही लिखा हुआ है। आगे आ जाइए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी की कॉस्ट तो हमेशा डेट से ज्यादा होगी, इक्विटी तो हमेशा डेट से महंगा होगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम हमेशा डेट ही लेते रहे, इक्विटी ले ही ना, सिर्फ डिबेंचर ही इशू करते रहे? नहीं, कहीं कहीं हम ब्रांडेड चीजें भी लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, इक्विटी और डिबेंचर, ब्रांडेड और लोकल। तो कहीं कहीं हमें ब्रांड पे भी जाना पड़ता है। कब हम ब्रांडेड चीजें लेंगे? जब हमें लग रहा है कि भाई अब अगर हम डेप्ट पे गए तो हमारी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, तो हम डेप्ट को अवॉइड करेंगे और इक्विटी लेना प्रेफर करेंगे। तो एग्जैक्ट यही बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनदर फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओनर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ हाई रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज अर्निंग पर शेयर। यानी इक्विटी तो कॉस्टली है। तो क्या लिख रहे हैं देखिए, as far as debt is increasing earning per share, we can include it in capital structure. But when earning per share starts decreasing with inclusion of debt, then we must depend on equity share capital only. जब तक मोर डेट इंक्लूड करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है तब तक यू कैन गो फॉर डेट। लेकिन एक बार अगर आपको लगता है कि अर्निंग पर शेयर कम होने लग गई तो फिर आप डेट को ले नहीं सकते, आपको इक्विटी पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ इशूइंग वेरियस सिक्योरिटीज। इस पॉइंट पे हल्का सा स्टार लगा लीजिए, ये पॉइंट एकदम अलग बात आपको बता रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स बता रहे थे कि डेट और इक्विटी का क्या क्या रेशियो रह गया है ना, ये वाला पॉइंट आपको क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। ये कह रहा है अगर आपको शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने में बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है तो आप शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों को ही भूल जाओ, बैंक से लोन ले लो या लोन्स और एडवांसेस पे डिपेंड हो जाओ, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सपेंस थोड़े कम होंगे। अगर आपको लग रहा है कि यू कांट कवर अप द फ्लोटेशन कॉस्ट जो शेयर्स को इशू करने में लगती है या डिबेंचर्स को इशू करने में लगती है, आपकी कंपनी अभी नहीं उठा पाएगी वो खर्चा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो, नॉर्मल लोन ले सकते हो। ठीक है, पढ़ के देख लीजिएगा पॉइंट एक बार। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले तो फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग बता रखा है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अंडरराइटिंग, स्टैट्यूटरी फी एक्सेट्रा. Issue of shares debentures requires more formalities as well as more flotation cost. यानी शेयर डिबेंचर कुछ भी इशू करोगे तो फॉर्मेलिटीज ज्यादा, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा। तो इन्होंने क्या कहा, वेयर एज देयर इज लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन और एडवांसेस। साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा, सो इफ द कंपनी फील्स दैट इट विल नॉट बी एबल टू कवर अप द फ्लोटेशन कॉस्ट देन इट शुड गो फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। आगे देखिए, रिस्क कंसिडरेशन। अगर आपके बिजनेस में ऑलरेडी रिस्क हाई है तो आप मोर डेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि रिस्क ऑलरेडी ज्यादा है। अब अगर डिबेंचर ले लिया तो रिस्क और इंक्रीज हो जाना है। बाय चांस आप डिबेंचर होल्डर को रिटर्न नहीं दे पाए तो वो आपकी कंपनी को स्यू भी कर सकते हैं, आपकी असेट्स को भी सेल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है रिस्क लो है तब तो आप डिबेंचर लीजिए, अदरवाइज आप इक्विटी ले लीजिए। हाई रिस्क के केस में आप इक्विटी ले लीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले तो फाइनेंशियल रिस्क का मीनिंग लिख के दे रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges such as interest, preference dividend, payment to creditors, etc. If firm's business risk is low, then it can raise more capital by issue of debt securities. If risk is low, you can prefer debt.
Whereas at the time of high business risk, it should depend on equity, क्योंकि अगर risk already high है तो debt से तो risk और बढ़ जाएगा, तो इसलिए equity ले लो. Next, flexibility. Flexibility का मतलब है easiness. अगर आप चाहते हैं कि कंपनी हमेशा बोरोइंग करने की कैपेबिलिटी में रहे, एडवर्स टाइम में आपके पास बोरोइंग लिमिट्स रहे, तो आप अभी ज्यादा डेट इश्यू मत कीजिए, क्योंकि मोर डेट आपकी फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है. कंपनी एक लिमिट तक ही बोरोड फंड अरेंज कर सकती है, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि बोरोइंग पावर रहे आपके पास, तो आप ज्यादा डेट इन्वॉल्व मत कीजिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी प्रेफर कीजिए. और अगर आपको लगता है कि आपके पास मॉडरेट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आराम से काम कर सकते हैं, तो फिर आपकी चॉइस है. पॉइंट में आपको क्या बताना है कि मोर डेट अगर आप ले लेंगे तो आपकी फर्दर फ्यूचर के लिए बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में अनसर्टेन सिचुएशन में आपके ऊपर बोरोइंग कैपेसिटी आपके पास रहे, तो आपको अभी एक्सेस डेट को अवॉइड करना चाहिए. आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंट्रोल. ये सेम टू सेम फाइनेंसिंग डिसीजन जैसा है. वहां पे एक पॉइंट आया था ना, कंट्रोल कंसिडरेशन, सेम वैसा ही पॉइंट है. ये पॉइंट आपको कह रहा है, इफ योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल ऑन द कंपनी, देन यू शुड गो फॉर डेट. अगर उनको लगता है कि हमें तो अपना कंट्रोल किसी के साथ शेयर करना ही नहीं है, तो आपको डेट इशू करना चाहिए. और अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल शेयर करने से, देन यू कैन गो फॉर इक्विटी. फिर आपको कह रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, देखिए. The equity shareholders are considered as the owners of the company and they have complete control over the company. They are the owners and they have the complete control over the company. If the existing shareholders want complete control, then they should prefer debt. अगर existing shareholder चाहते हैं कि उनका ही कंट्रोल रहे कंपनी पे, तो डेट प्रेफर करना चाहिए कंपनी को. और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंट्रोल शेयर करने से कोई उनको टेंशन नहीं है, तो आप इक्विटी इशू कर सकते हैं. ठीक है, देखिए आगे. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. Issue of shares debentures have to be done within the SEBI guidelines and for taking loans. Companies have to follow the regulations of monetary policy. ये यहाँ पे फुल स्टॉप दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा लगा देना आप यहाँ पे टेकिंग लोन्स के बाद में, बाय मिस्टेक दिया हुआ है. तो ये कह रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करेंगे तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और लोन लोगे तो मॉनेटरी पॉलिसीज जो आरबीआई ने फ्रेम की है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. तो आपको देखना है, अगर सेबी की गाइडलाइंस इजी है तो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर दो. और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, सेबी की गाइडलाइंस के कंपैरेटिवली बैंक लोन लेना आसान रहेगा, तो बैंक से लोन ले लो. रिपीट कर रही हूँ एक बार. ये पॉइंट कह रहा है, अगर आप शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करोगे तो यू हैव टू गो विद द गाइडलाइंस ऑफ सेबी. अगर आप लोन लोगे तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई. तो आप ये चेक कर लीजिए कि किसकी गाइडलाइंस इजी है, और फिर उस अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए वेदर यू हैव टू गो फॉर इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स और यू हैव टू बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, चलिए आगे देखिए. स्टॉक मार्केट कंडीशंस. अब स्टॉक मार्केट में दो सिचुएशंस चलती है. बूम पीरियड, जब बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है कंपनीज को और कंपनी हाई रिटर्न दे रही होती है. बूम पीरियड जब क्या चल रहा होता है, प्रॉफिट चल रहा होता है. और एक आता है डिप्रेशन पीरियड, जब मार्केट में मंदी चल रही होती है. तो बूम अगर चल रहा है तो आराम से आपके इक्विटी शेयर सेल हो सकते हैं. ठीक है, लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करना चाहेंगे, बट डिप्रेशन पीरियड के टाइम पे लोग इक्विटी शेयर्स परचेज नहीं करेंगे. तो आपको चेक करना है वेदर इट इज बूम और डिप्रेशन. अगर बूम है तो यू कैन गो फॉर इक्विटी, और अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो आपके पास डेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में लोग आपकी इक्विटी शेयर्स परचेज नहीं करना चाहेंगे. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू मेन कंडीशंस ऑफ मार्केट, दैट इज बूम कंडीशंस एंड रिसेशन और डिप्रेशन कंडीशन. These conditions affect the capital structure, especially when companies planning to raise additional capital. Depending upon the market condition, the investors may be more careful in their dealing. During depression in the market, business is slow and investors also hesitate to take risk. Depression में बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना, ये इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहेगा क्योंकि बिजनेस स्लो चल रहा है, राइट? सो एट दिस टाइम इट इज एडवाइजेबल टू इशू बोरोड फंड सिक्योरिटीज
as these are less risky and ensure fixed repayment and regular payment of interest. Borrowed fund यानी debt यहाँ पे basically, but if there is boom period, business is flourishing and investors also take risk and prefer to invest in equity shares to earn more in the form of dividend, so company can go for equity. Is it clear to everyone? चलिए आगे बढ़ते हैं next part की तरफ. Just give me a second. Yes, capital structure of other companies. So the last point, capital structure of other companies, ये कह रहा है कि जब भी आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं तो आप दूसरी सक्सेसफुल कंपनीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स को, अपने लिए जो आपके पॉइंट्स हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है. यानी आप इंडस्ट्रियल नॉर्म्स फॉलो करके कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट ब्लाइंडली इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है. आपको ये देखना है कि अगर आप हाई रिस्क प्रेफर करते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो रिस्क उठाना, तो ही आप डेट इशू करोगे, अदरवाइज आप इक्विटी लोगे. तो आपको हमेशा अपनी कंपनी के हिसाब से ऊपर वाले सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना है और उसका एनालिसिस करके ये डिसाइड करना है कि वेदर यू शुड गो फॉर डेट और फॉर इक्विटी. ये बहुत खास है, ठीक है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने ओवरऑल यही स्टडी किया कि कब कंपनी डेट लेती है और कब कंपनी इक्विटी लेती है. यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे, नेम द कंसेप्ट व्हिच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर विद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होते होते इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ती है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ये कंसेप्ट, ठीक है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये यही कहता है कि इक्विटी को फायदा होने लगेगा जब आप मोर डेट इन्वॉल्व करते हैं. फिर हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन, अगर डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है यानी डिबेंचर बहुत ज्यादा है तो उससे क्या हो सकता है. तो देखते हैं, लोअर फाइनेंशियल रिस्क, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, हाई ईपीएस, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. डिबेंचर ज्यादा है, इट मींस फाइनेंशियल रिस्क आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा. Next, a company is earning before interest and tax is rupees 10 lakh. It pays 10% interest on its debt. The total investment of company is 50 lakh. Advise the company whether it should include debt or equity to raise capital. आप निकालेंगे कंपनी का ROI. कैसे निकलेगा? EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. आपको EBIT गिवन है 10%, टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में. तो देखिए मैं 10 लाख अपॉन 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगी तो मेरे पास ROI आ जाएगा. 20% ROI आ रहा है, राइट. और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है मुझे केवल 10%. तो ROI मेरा इंटरेस्ट से ज्यादा है तो डेफिनेटली मैं मोर डेट इशू करूंगी. तो ये बोल रहे हैं कंपनी को मोर डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. डिबेंचर इंक्लूड कर सकती है इक्विटी अवॉइड करके क्योंकि ROI ग्रेटर है. फिर बोल रहे हैं नेम द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस. तो कंसेप्ट है आपका फाइनेंशियल लेवरेज. और फिर कह रहे हैं will the company's decision to raise funds from debt or equity change if company's EBIT become 4 lakh. अगर EBIT 4 लाख हो जाता है अब कंपनी क्या डिसीजन ले ये बताना है आपको. क्या उसका डिसीजन चेंज होगा? तो हम एक बार ROI कैलकुलेट करेंगे. 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट 8%. यानी आपको 8% ROI है और इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 10%. Definitely company's decision will change. Company will not prefer to issue more of debt this time. तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर देने हैं. ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में मिल सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चन. तो बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा. इन केस आपको लगता हो कि नहीं आया कैसे सॉल्व होगा तो आप बता सकते हैं, मैं आपको री एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, आगे देखिए. फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, बस 2 ही टॉपिक्स रिमेनिंग है. फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है वो और उसके फैक्टर्स, फिर वर्किंग कैपिटल और उसके फैक्टर्स. तो फिक्स्ड कैपिटल आप सबको पता है. फिक्स्ड कैपिटल मींस ऑर्गेनाइजेशन के वो असेट्स जो लॉन्ग टर्म असेट्स है
और फिक्स कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, राइट। पर्टिकुलरली जब हम देखें कि फर्म की कैपिटल लॉन्ग टर्म असेट्स में और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कैसे इन्वेस्ट होगी, तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है वो कैपिटल फिक्स कैपिटल बन जाती है, ठीक है। और फिक्स कैपिटल को जब हम मैनेज कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, है ना। और ये जो डिसीजन है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, fixed capital involves allocation of firm's capital to long-term assets or project. Managing fixed capital is related with investment decision and is also called capital budgeting. The capital budgeting decision affects the growth and profitability of the company. फिक्स कैपिटल को मैनेज करना कैपिटल बजटिंग कहलाता है और ये आपकी कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। फिर कह रहे हैं लॉन्ग टर्म असेट्स लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट लेके आते हैं और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज अमाउंट का है, तो आपको बहुत ध्यान से ये डिसीजन लेना होता है, ठीक है। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या क्या आता है, लैंड को कैसे परचेज करेंगे, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट पे होने वाला एक्सपेंस है और बहुत सारे। तो हमें इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना है बिफोर डिसाइडिंग हाउ मच टू इन्वेस्ट इन फिक्स कैपिटल। तो देखिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे। पहले तो ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल. Fixed capital is financed through long-term source of finance such as equity share, preference share, debentures, etc. The requirement of fixed capital depends upon various factors which are explained below. अभी यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपकी कंपनी को ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी या कम फिक्स कैपिटल, कब मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और कब लेस फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ फैक्टर्स हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी करेंगे कल। नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में यू आर प्रोड्यूसिंग सम गुड्स और ट्रेडिंग में यू आर सिंपली परचेजिंग अ गुड्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर सेलिंग द गुड्स टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यू आर इंटरमीडिएट। तो अब आप दिमाग लगाइए कहाँ ज्यादा फिक्स एसेट्स चाहिए होगी। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के केस में, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो मुझे मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट? क्योंकि मुझे मशीनरी चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग कर रही हूं तो मुझे मशीनों की जरूरत ही नहीं है, तो लेस फिक्स कैपिटल। तो फर्स्ट कंसेप्ट इजी है। दूसरा, ट्रेडिंग में होलसेल और रिटेल होता है, वो हम वर्किंग वाले टाइम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दो तरीके के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग है तो मोर फिक्स कैपिटल और ट्रेडिंग है तो लेस फिक्स कैपिटल। एकदम आसान सा पॉइंट है। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बच्चों जैसा पॉइंट। अगर बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, छोटे लेवल पे काम करोगे तो कम फिक्स कैपिटल। छोटा बच्चा खाना खा रहा है तो कम खाना चाहिए, एक बड़ा इंडिविजुअल खाना खा रहा है तो ज्यादा। वैसे छोटी इंडस्ट्री है, छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल, और बड़ा स्केल पे आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो मोर फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। There are basically two techniques, labor intensive and capital intensive. ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया है। अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कम मशीनें यूज कर रहे हो, तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। बट इन केस आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्या कह रहा है पॉइंट? अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में आपको कम फिक्स कैपिटल चाहिए क्योंकि आप मशीनें कम यूज कर रहे हो, राइट। और अगर आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होती है, ऐसी इंडस्ट्री है जहां टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत फास्ट है, तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आएगी यू नीड टू रिप्लेस योर ओल्ड मशीनरी विद न्यू वन, राइट। आपकी पुरानी मशीनरी ऑब्सोलेट हो जाएगी, आउटडेटेड हो जाएगी, और ऐसे में आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ेगी जिसमें आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। बट अगर ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां बहुत स्लो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आता है तो आप ओल्ड मशीन से काम चला सकते हो और कम फिक्स कैपिटल में काम हो जाएगा। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बुक की लैंग्वेज के साथ। इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आसान सी पॉइंट है।
as when new technology is invented, old machines became obsolete and they need to buy new plants and machinery, whereas companies where technological upgradation is slow, they require less fixed capital as they can manage with old machines, right? Next one, growth prospects. अगर आपके हाई ग्रोथ प्लान्स हैं तो आपको हाई फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर अभी आपकी ग्रोथ प्लान्स नहीं है तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। आसान सा है ना। अगर ग्रोथ के प्लान्स हैं, आप अभी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो तो मोर फिक्स कैपिटल, और अगर अभी आपके कोई प्लान्स नहीं है बिजनेस की ग्रोथ के तो आप कम फिक्स कैपिटल में भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपकी एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड है या आप अब प्लान कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस एक्टिविटीज, देन यू विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। एकदम आसान सा पॉइंट है, सिंपल सा, कि अगर आप बहुत सारे तरीके के काम कर रहे हैं या अब नियर फ्यूचर में आप बहुत सारे तरीके के काम करना चाहते हैं तो आपको मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप बहुत लिमिटेड तरीके के काम करते हैं, कोई बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो लिमिटेड फिक्स कैपिटल से काम हो जाएगा। बुक की लैंग्वेज में ये कह रहे हैं, कंपनीज व्हिच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल। As to produce more products, they require more plants, more machines, which means more fixed capital. आसान सा पॉइंट है। अब आप ये 6 पॉइंट्स एक बार रीड करके रखिएगा। इस टॉपिक में हमारे केवल 2 पॉइंट्स रहे हैं जो हम डिस्कशन में लेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा रीडिंग और लर्निंग आपको करके रखनी है। रिमेनिंग पोर्शन डिस्कशन हो जाएगा उसका नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।